मानस आज अपने चाचा के गांव से वापस शहर जा रहा है। तेज बारिश की वजह से उसे काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन उसे कैसे भी कल तो ऑफिस वक्त पर पहुंचना ही है। तकरीबन शाम के 6 बजे बारिश रुकने के बाद मानस बस स्टैंड के लिए निकला। उसके चाचा ने उसे इतनी लेट जाने से मना किया, लेकिन मानस ने अपने चाचा से कहा कि उसे आज कैसे भी जाना ही होगा, नहीं तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मानस जैसे तैसे बस स्टैंड पर पहुंच गया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कौन सी बस कब आएगी। मानस ने हेल्पिंग बूथ में पता किया तो उसे पता लगा कि अब इस रूट पर जाने वाली आखिरी बस 9 बजे आएगी। मानस ने टाइम देखा तो 7 बज चुके थे। मानस एक बेंच पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। बैठे बैठे मानस ने इधर उधर देखा तो उसने गौर किया कि बस स्टैंड पर ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। थोड़े बहुत ही लोग बस स्टैंड घूमते फिरते मानस को दिखाई दे रहे थे, और वे लोग भी धीरे धीरे बस स्टैंड से बाहर जा रहे थे। 8 बजे हेल्पिंग बूथ भी बंद हो गया। हेल्पिंग बूथ बंद होने के चंद मिनटों बाद ही मानस के पीछे से कदमों के साथ एक आवाज़ आई। चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम। मानस ने सोचा कि चाय वाला पास आएगा तब एक चाय ले लेगा, और जब उसके पास आकर वो कदमों की आवाज़ रुकी तो मानस ने पीछे पलट कर देखा तो उसे उस पूरे बस स्टैंड पर कोई चाय वाला नज़र नहीं आया। एक पल के लिए मानस को अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था, लेकिन तभी एक हॉर्न ने मानस का ध्यान खींचा। मानस ने बस की ओर देखा तो ये वही आखिरी बस थी जिसका मानस इंतज़ार कर रहा था। बस वक्त से थोड़ा पहले बस स्टॉप पर आ चुकी थी। बस आकर बस स्टैंड पर रुकी। मानस खड़ा होकर बस में गया, लेकिन तब तक ड्राइवर नीचे उतर चुका था और कंडक्टर गर्दन लटकाए सो रहा था। मानस ने आवाज़ लगाते हुए उससे पूछा, भाई साहब, ये बस कितने बजे चलेगी? तो इस पर उस कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। मानस ने मन ही मन अपने आप से कहा, लगता है भाई साहब तो बहुत गहरी नींद में सोए हैं। कि तभी अचानक मानस के कंधे पर एक हाथ आया। मानस ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मानस बिना पलक झपकाए बस उसको देखे जा रहा था। मानस पर उस लड़की की खूबसूरती की मदहोशी सी छाई रही, जब तक कि मानस के कानों के पास उस लड़की ने चुटकी न बजाई। मानस एक साइड खड़ा हुआ और वो लड़की सीधा आगे निकल गई। मानस उसे देखता रहा जब तक कि वो लड़की बस में एक सीट पर जाकर बैठ नहीं गई। मानस जाकर उस लड़की के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बस शायद अभी भी सवारियों का इंतज़ार कर रही थी। मानस ने जेब से फ़ोन निकाला और अपने चाचा के लड़के के पास व्हाट्सएप किया, मुझे तेरी भाभी मिल गई है छोटे। सामने से रिप्लाई आया, आप हो कहाँ? तो इस पर मानस ने रिप्लाई दिया, मैं बस में बैठा हूँ, शायद थोड़ी देर में बस चलने वाली है। सामने से टाइपिंग शुरू हुई और मैसेज आया, लेकिन भैया इस वक्त तो कोई बस नहीं है, सारी बसेस तो निकल चुकी हैं। तभी एक खिड़की बंद होने की आवाज़ मानस के कानों में पड़ी। नज़रें उठाकर देखा तो ड्राइवर अपनी सीट पर आकर बैठ चुका था और बस स्टार्ट हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आसपास के माहौल में मानस का बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो तो बस अपने सामने वाली सीट पर बैठी उस लड़की में बस खोया हुआ था। बस को चले 30 मिनट ही हुए होंगे जब मानस की आंख लग गई, और थोड़ी ही देर में एक जानी पहचानी आवाज़ ने मानस की नींद तोड़ी। चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम। मानस ने आंखें खोली, एक बार सामने देखा और एक बार पीछे, लेकिन बस में कोई चाय वाला नहीं था। लेकिन मानस के दिल की धड़कनों ने रफ्तार ज़रूर पकड़ ली थी, ये देखकर कि जिस बस में अभी तक कंडक्टर और ड्राइवर को मिलाकर सिर्फ 4 लोग बैठे थे, वो बस अब सवारियों से पूरी भरी पड़ी थी। बस की कोई भी सीट खाली नहीं थी। तभी मानस ने गौर किया कि सामने से कंडक्टर हर एक सवारी को सूंघता हुआ आगे बढ़ा चला आ रहा है, और सवारियां बस सामने सर किए चुपचाप बिना आवाज़ किए बैठे हैं।
जैसे जैसे वो कंडक्टर चेहरे पर बिना कोई भाव लिए सवारियों को सूंघते हुए मानस की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे मानस के माथे पर पसीना आ रहा था। मानस ने अपने बगल वाले यात्री की तरफ देखा तो उसकी बिल्कुल काली पड़ चुकी आंखों ने और पत्थर की तरह सूख चुके होठों ने मानस की दिल की धड़कनों को तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। कंडक्टर मानस के पास आया और मानस के चेहरे के सामने चेहरा लाकर 2 बार सूंघने की कोशिश की और सूंघकर मानस के सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। और उसके सीधे खड़े होते ही बस भी रुकी और बस रुकते के साथ ही सारी सवारियां भी बस से एक एक करके नीचे उतर गई। मानस ने खिड़की से बाहर देखा तो वो कोई बस स्टॉप नहीं था। चारों तरफ बस झाड़ियां और घने पेड़ थे। तभी अचानक कंडक्टर ने मानस का हाथ पकड़ा और उसे घसीटना शुरू किया। मानस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कंडक्टर बस मानस का हाथ पकड़कर उसे बस से बाहर ले आया। मानस ने देखा कि जो यात्री अभी ठीक ठाक हालत में बस के अंदर बैठे थे, उन्हीं यात्रियों के चेहरे अब पूरे सड़े गले हुए थे। मानस देख पा रहा था कि जिस लड़की की खूबसूरती पर वो मोहित हो चुका था, वही लड़की अब सबसे आगे चली जा रही थी। और 2 लोग मानस के एक एक पैर को पकड़कर उसे झाड़ियों में घसीट कर ले जाने लगे। मानस चिल्लाए जा रहा था। मानस को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। मानस का कलेजा फटने को ही था। तभी मानस हाँफते हुए आंखें खोलकर उठा तो चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद उसे पता लगा कि वो बस स्टैंड पर अभी भी उसी बेंच पर बैठा है। तभी अचानक कंधे पर एक हाथ के साथ मानस के कानों में एक भयानक आवाज़ पड़ी, चाय लोगे साहब। मानस पलटकर देखता उससे पहले ही उसे दिल का दौरा आया। अगले दिन सुबह मानस के चाचा को मानस की लाश उसी बेंच पर मिली। राहुल और अमन पहाड़ों में घूमने जा रहे थे। पहाड़ों में ऊंची चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जब उनकी गाड़ी एक मोड़ पर खराब हो गई, दोनों ने गाड़ी से उतरकर देखा तो उन्हें गाड़ी की दिक्कत समझ नहीं आई। रात के अंधेरे में और पहाड़ों में जल्द से जल्द किसी मैकेनिक का मिलना मुमकिन नहीं था। दोनों ने फैसला किया कि आगे चलकर देखा जाए, शायद कोई मदद मिल जाए। थोड़ी दूर ही चलने के बाद एक सीधी सड़क आई। रात के गहरे सन्नाटे में दोनों इसी उम्मीद में चले जा रहे थे कि कोई इंसान मिल जाए। तभी दोनों को छोटी सी एक चाय की दुकान दिखाई दी, जिस पर एक बहुत ही बूढ़ा इंसान खड़ा था। राहुल और अमन ने सोचा कि उस चाचा से आज रात गुजारने के लिए मदद मांग लेंगे, लेकिन जैसे ही राहुल और अमन दुकान पर पहुंचे, वो चाचा अंदर बने एक टीन के छोटे से खोखे में चले गए। राहुल ने बाहर से आवाज़ लगाई, चाचा, अरे ओ चाचा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अमन खोखे के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। अरे ओ चाचा, सो गए क्या? तभी वो दरवाज़ा खुला और वो बूढ़ा आदमी बाहर आया और उसके बाहर आते ही अमन उससे बोला, चाचा, हमारी गाड़ी यहीं थोड़ा दूर आकर ख़राब हो गई है। हम दोनों को रात गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए। यहाँ कोई आसपास होटल है क्या? इतना कहकर जैसे ही राहुल की तरफ अमन पलटा तो पलटते के साथ ही चुप हो गया, क्योंकि पीछे जहाँ अभी राहुल खड़ा था अब वहाँ कोई नहीं था। अमन ने थोड़ा आगे बढ़ के सड़क पर आकर चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उसे आस पास कोई दिखाई नहीं दिया। उस चाचा ने बड़ी ही सर्द आवाज़ में एक बदतमीज हंसी के साथ अमन को कहा, नहीं मिलेगा अब तुम्हारा दोस्त, तुम भी जल्दी जाओ, नहीं तो अमन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इधर उधर घूमता फिरता राहुल को ढूंढ ही रहा था कि उसे सड़क किनारे घनी झाड़ियों में 2 पीली चमकती आंखें दिखाई दी। एक बार के लिए तो जंगली जानवर सोचकर उन आंखों को अमन ने अनदेखा कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आया कहीं किसी जानवर ने राहुल पर हमला ना कर दिया हो। अमन दबे कदमों से अपने डर को भुलाकर झाड़ियों को हटाते हुए राहुल को ढूंढने लगा कि तभी उसकी नज़र पड़ी तो साफ साफ किसी को ज़मीन पर घसीटने के निशान अमन देख पा रहा था। अब अमन के मन में राहुल को लेकर गहरी चिंता बैठ चुकी थी। जैसे जैसे अमन थोड़ा आगे बढ़ा तो अमन को राहुल का एक जूता मिला।
तभी अमन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और तेज़ गति से आगे चलता हुआ राहुल को पुकारता रहा कि तभी अचानक अमन के कानों में एक सिसकने की आवाज़ पड़ी। अमन तो छोड़ दो, तुम्हें मारने के लिए मुझे तुम्हारी बीवी ने कहा था। उसको तो मैंने कब का मार दिया मेरे दोस्त, लेकिन तुझे मैं ऐसे ही नहीं मार सकता। तुझे मैं अपना दोस्त समझता था और तूने मेरे साथ क्या किया। और इसी के साथ गाड़ी में कई सारी चीखें गूंजी। अगले दिन लोकल सिटीजन्स को अमन के टुकड़े टुकड़े गाड़ी में मिले और राहुल सड़क के किनारे बेहोश पड़ा मिला। निखिल ने अपना नया फ्लैट उसी जगह लिया जहां पर फ्लैट लेने के लिए उसे बिल्डिंग में रह रहे उसके दोस्तों ने ख़ास तौर पर मना किया था। खैर, निखिल वहां फ्लैट लेकर शिफ्ट हो चुका था और उसका काम कुछ ऐसा ही था कि वो अक्सर लेट हो जाता था। निखिल के वहां शिफ्ट होने के तीसरे दिन की रात को जब 10 बजे निखिल ऑफिस से अपनी बिल्डिंग में पहुंचा, लिफ्ट लेकर अपने 12वें माले पर बने फ्लैट पर पहुंचा, दरवाजे पर लगा ताला खोला और लाइट्स ऑन की। और लाइट्स ऑन करते ही निखिल के हाथ पैर एक ही जगह जम गए, क्योंकि उसके पूरे घर का सामान बिल्कुल तितर बितर पड़ा था। और मज़े की बात तो ये थी कि निखिल के घर में आने जाने का केवल एक ही रास्ता था और उस पर बाहर से ताला लगा था, जो अभी अभी खुद निखिल ने खोला था। निखिल डरते हुए पूरे घर में इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे घर में किसी इंसान के होने के कोई सबूत नहीं मिले। निखिल गुस्से से आग बबूला होकर सीधा गया सिक्योरिटी के पास और बरस पड़ा उस पर। आप यहाँ करते क्या हैं? बिल्डिंग में कौन आता है कौन नहीं, कुछ मालूम है आपको? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। क्या हुआ सर, बात तो बताइए। वो सब छोड़िए, आप मुझे कैमरा फुटेज दिखाइए। गार्ड उसे सिक्योरिटी रूम में लेकर गया और जब निखिल ने फुटेज देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरे दिन उसके घर पर कोई नहीं आया। हक्का बक्का होकर निखिल वापस अपने फ्लैट में आया और जो उसने देखा वो देखकर निखिल की आंखें फट के बाहर आने को हो गई, क्योंकि अभी अभी जो घर बिल्कुल बिखरा पड़ा था अब वो बिल्कुल ठीक ठाक इंसान के घर की तरह साफ सुथरा था। निखिल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अपना वहम समझकर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और खाना खाकर सीधा सोने चला गया। और तब तक रात के 12:30 हो चुके थे। निखिल सोने ही वाला था कि तभी उसके पास सामने वाले फ्लैट में रहने वाले उसके दोस्त गौरव ने फ़ोन किया। निखिल ने फ़ोन उठाया तो सामने से गौरव बोला, भाई निखिल, मैं देख रहा हूँ तेरे दरवाजे के बाहर काफ़ी देर से एक लड़की खड़ी है, ज़रा देख तो कौन है।
निखिल ने बिस्तर से खड़े होते हुए कहा, अबे यार, इस वक्त मेरे दरवाजे पर कौन लड़की आएगी भला। इतना कहकर जैसे ही निखिल दरवाज़ा खोलने वाला ही था, तभी अचानक गौरव चीखा, निखिल दरवाज़ा मत खोलना, कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना निखिल। और गौरव के इतना कहते ही फ़ोन कट गया और निखिल ने दरवाज़ा खोला और देखता है कि बाहर कोई नहीं है। निखिल ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और दरवाज़ा बंद करके सीधा सोने चला गया। अगली सुबह निखिल उठा और नहा धोकर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचते ही उसने गौरव को फ़ोन लगाया और उससे पूछा कि वो रात को किस लड़की की बात कर रहा था। तो जो जवाब गौरव ने निखिल को दिया वो सुनकर निखिल का सर फटने को हो गया, क्योंकि गौरव ने कहा कि उसने ऐसा कोई फ़ोन निखिल के पास किया ही नहीं। निखिल ने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर जाकर सोने का विचार बनाया और उसने ठीक वैसा ही किया। छुट्टी लेकर निखिल घर के लिए निकल गया और बिल्डिंग में पहुंचकर लिफ्ट ली तो देखा कि एक व्यक्ति पहले से ही लिफ्ट में था। उस व्यक्ति ने निखिल से पूछा, भाई साहब, क्या आप ही फ्लैट नंबर 169 में रहने आए हैं? तो निखिल ने कहा, जी हाँ। तो इस पर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या वो लड़की आई दरवाजे पर? निखिल ने हैरानी से पूछा, आपको ये कैसे पता? तो उस आदमी ने बताया, यहाँ 8 साल पहले पीटर नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी फियोना उसी फ्लैट में रहते थे। पीटर को एक दिन फियोना के बॉयफ्रेंड विल्सन के बारे में पता लग गया था, तो पीटर ने पहले फियोना और विल्सन को मारा और फिर खुद सब कुछ बेच बाच कर कहीं दूर चला गया। इतने में लिफ्ट निखिल के माले पर पहुंचकर खुल चुकी थी। निखिल ने बाहर निकलकर उस आदमी से पूछा, अजी आपने अपना नाम नहीं बताया? तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, विल्सन। निखिल चकाचौंध हो चुका था। कई दिनों तक फियोना और विल्सन निखिल को दिखाई देते रहे, लेकिन आखिरकार तंग आकर निखिल ने वो फ्लैट बेच दिया। अब उस फ्लैट में कोमल रहती है। आज रात के 9 बजे कोमल के फ्लैट की डोरबेल बजी और कोमल ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े व्यक्ति ने कोमल से कहा, जी मेरा नाम विल्सन है। सीढ़ियों पर कोई फियोना नाम की औरत खड़ी है, कह रही है कि आपसे मिलना है। एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं, वे नाशकाल विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं। एक तो है सीता बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा मुझ पर हावी है। न जाना ना कुछ बीच कलेशी मुझ पर आया है, उपज है मेरे दिमाग में ही या भूत प्रेत का साया है। मेरा नाम अमर है और मेरे नाम के अनुकूल मैं अमर हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता और अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश करता है तो मैं जो मेरे मन में आए वो हाल मुझे परेशान करने वाले इंसान का कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास असीम आत्माओं की शक्तियाँ हैं। लेकिन मेरी ये सोच 6 महीने पहले बिल्कुल बदल गई। वैसे मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन मेरा आत्माओं से गहरा संबंध है। मैं उन पर काबू कर सकता हूँ। 6 महीने पहले तकरीबन रात के 11 बजे मैं अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। गाने सुनते सुनते मैं आराम से ड्राइव किए जा रहा था। तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा था और मेरी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था। मैंने उसके पास ले जाकर गाड़ी रोकी और मेरी साइड वाली खिड़की का शीशा नीचे करके उससे पूछा, अरे बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? तुम कहो तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। लेकिन उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और पीछे भागकर झाड़ियों में छिपकर अपनी चमकती आँखों से मुझे देखने लगा। मैंने आँखें बंद की और तब मुझे पता चला कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक बच्चे की आत्मा थी। लेकिन मेरे लिए ये सब आम बात थी। मैंने खिड़की का शीशा चढ़ाया और निकल पड़ा वहाँ से। लेकिन थोड़ी आगे चलते ही सड़क किनारे पर एक औरत सफ़ेद चमकती आंखों के साथ खड़ी दिखाई दी। मैंने जैसे जैसे उसे देखने के लिए गाड़ी धीमी की, वैसे वैसे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसके होठों की मुस्कान बढ़ रही है। मुझे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो कोई इंसान नहीं है। मैंने गाड़ी उसके पास रोकी और उसकी चमकती आंखों में आंखें डालकर उस पर काबू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस
मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की और आगे निकल पड़ा, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही मैंने देखा कि सड़क किनारे एक और व्यक्ति खड़ा है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने अपने आप को पूरा चादर से ढक रखा था और उसके एक हाथ में बैसाखी थी। वो बैसाखी और एक टांग पर सड़क किनारे बिना हिले डुले खड़ा था। इस बार मुझे थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि इससे पहले कभी भी एक साथ मुझे तीन तीन प्रेत या आत्माएं दिखाई नहीं दी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने लगा, लेकिन शायद तब मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ होगा जब मैंने देखा कि वो बच्चा, वो औरत और वो बैसाखी वाला आदमी ठीक मेरी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे हैं। गाड़ी के बंद शीशों में मुझे एक दबी हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। ओ अमर बाबू, भाग क्यों रहे हो? मारो हमें। मैंने गाड़ी मुझसे जितनी हो सके उतनी तेज़ी से भगाई। कुछ ही देर में मैंने उन तीनों को पीछे छोड़ दिया और कुछ देर में मैं अपने घर पहुंच गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं उन तीनों पर काबू क्यों नहीं कर पाया और वो तीनों आत्माएं मुझसे चाहती क्या थी। खैर, मैं खाना खाकर सीधा सोने चला गया और लेटे लेटे मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं लगा, लेकिन गहरी नींद में भी मैं साफ साफ सुन पा रहा था कि किसी ने धीरे से मेरे घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही हवा का एक झोंका मुझसे टकराया। मैं उठकर देखना चाहता था कि दरवाज़ा किसने खोला, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। नींद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर से लेकर मेरी छाती तक और फिर मेरे चेहरे पर कोई सुइयां चुभा रहा है। धीरे धीरे वो चुभन इतनी बड़ी कि मैं चिल्लाता हुआ उठा और आसपास देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था कि हो ना हो कोई तो मेरे आसपास ज़रूर है। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो मेरे बेटे के खिलखिलाने की आवाज़ थी, जिसे मेरी बीवी आज ही अपने मायके लेकर गई थी। वो आवाज़ मेरे बगल वाले कमरे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे कमरे तक पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरा 4 साल का बच्चा उसके सामने रखी आराम कुर्सी की तरफ देखकर हंस रहा था, लेकिन आराम कुर्सी पर कोई नहीं था। मैंने मेरे बच्चे की तरफ देखा, वो अभी भी हंसे जा रहा था और फिर से नज़र कुर्सी की तरफ घुमाई तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरी जान हलक में आ गई। मैंने देखा कि जिस बच्चे को मैंने सड़क किनारे खड़े देखा वही बच्चा उस कुर्सी पर बैठा मेरे बच्चे को हंसा रहा था। मैंने उससे कहा, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तभी पीछे से मेरा पैर पकड़कर किसी ने खींचा और मैं मुंह के बल आगे गिर पड़ा और फिर मैं घसीटता हुआ घर से बाहर जाने लगा। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन जिसने मेरा पैर पकड़ा था वो मुझे बस घसीटे जा रहा था। घर के बने गार्डन में ले जाकर उसने मुझे छोड़ा। मैंने पलट कर देखा तो मुझे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। खुद को संभालते हुए मैं खड़ा हुआ तो मेरी नज़र मेरे बेडरूम की खिड़की पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो बच्चा, वो औरत और वो बैसाखी वाला आदमी मेरी खिड़की पर बेडरूम के अंदर खड़े हैं और उस औरत की गोद में मेरा बच्चा था। मैं दौड़ कर घर के अंदर गया और बेडरूम में पहुंचा तो देखा कि अब बेडरूम में कोई नहीं था। रह रहकर मुझे एक ही बात खाई जा रही थी कि वो लोग मेरे बच्चे को कुछ ना करते। मेरा घमंड चकनाचूर हो चुका था। न ही मेरी शक्तियाँ कुछ काम आ रही थी और न ही मेरी समझबूझ कुछ काम आ रही थी। मैं पूरे घर में इधर उधर मेरे बच्चे को ढूंढने लगा, लेकिन पूरे घर में मुझे ना मेरा बच्चा मिला और ना ही वे तीनों। मैं अपना माथा पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने तुम्हारा? अरे वो तो बच्चा है, प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। तभी एक बार फिर से मुझे मेरे बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई थी। मैंने आवाज़ का पीछा किया तो वो आवाज़ मेरे घर की छत से आ रही थी। मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से छत पर पहुंचा तो मैंने देखा वे तीनों, वो औरत, वो बच्चा और बैसाखी वाला आदमी छत की एक दीवार से लगकर खड़े हैं और वो औरत मेरे बच्चे के चेहरे पर अपने लंबे नाखून फिर रही थी। मैं उनसे विनती करने लगा, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम चाहो तो मुझे मार दो,
लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। उस बैसाखी वाले आदमी ने मुझसे कहा। क्यों अमर बाबू, अब डर लग रहा है? जब अपनों की बारी आई तो डरने लगे। मज़ा आता है ना तुम्हें लोगों के साथ खिलवाड़ करने में। अब करो खिलवाड़, आओ बचा लो अपने बच्चे को। आओ अमर बाबू, आओ। मैं उनकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन मेरी नज़रों के सामने उन्होंने मेरे बच्चे को छत से। मैं रोता हुआ दौड़कर नीचे पहुंचा, लेकिन मेरा बच्चा तब तक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा और वे तीनों छत से खड़े मुझे देखते रहे। मेरा बच्चा मेरी दुनिया था। उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। 2 दिन बाद ही मेरी बीवी ने मुझे डाइवोर्स दे दिया। उसका कहना था कि बच्चे को मैंने ही मारा है। आज 7 दिन बाद मैं गाड़ी में बैठा कोर्ट जा रहा हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। वो बैसाखी वाला आदमी मेरी बगल वाली सीट पर बैठा है और वो औरत और वो बच्चा पीछे वाली सीट पर बैठे हैं। ये मेरे साथ ही रहते हैं, हर पल मुझे डर का एहसास कराते हैं। कोर्ट में मेरा जुर्म साबित हो गया और मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। आज मैं जेल में हूँ। वो औरत, वो बच्चा और बैसाखी वाला आदमी मेरे साथ इसी कोठरी में रहते हैं। उस बैसाखी वाले आदमी ने अपनी चद्दर मुझे दे रखी है। उसका नाम रामकरण है। ये वही आदमी है जिसकी एक टांग मेरी गाड़ी से टकराने की वजह से टूटी थी। इसने मुझ पर केस किया था, लेकिन पैसों के रौब से मैंने वो केस आसानी से जीत लिया था और बाद में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन मेरे बच्चे को मारकर और मुझे जेल भेजकर इनका बदला पूरा नहीं हुआ। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा बराबर मिलनी चाहिए। इसलिए आज मैं खुद को कोठरी की खिड़की से लगे एक लोहे के सरिये से रामकरण की चद्दर बांधकर खुद को फांसी लगा रहा हूँ। तारीख 12 नवंबर 2012। कबीर की पत्नी को जलकर मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। कबीर 2 साल से स्लिप पैरालिसिस से जूझ रहा है। सोते सोते उसे महसूस होता है जैसे उसकी छाती पर कोई बैठा है और उसका गला दबा रहा है। कबीर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद जब चिल्लाता हुआ उठता है तो उसे अपने कमरे के दरवाजे पर एक काली परछाई दिखाई पड़ती है। कबीर ने बहुत से साइकेट्रिस्ट को दिखाया, लेकिन उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। कबीर नींद से बहुत डरता है। वो चाहता है कि उसे कभी नींद ना आए। 12 नवंबर 2012 सुबह के 3 बज चुके थे। कबीर पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे नींद ना आए, लेकिन आखिर कब तक वो अपनी नींद को रोकता। आखिरकार 3:25 तक उसे पता ही नहीं लगा कि उसकी आँख कब लगी और फिर शुरू हुआ कबीर के साथ एक भयानक खेल। कबीर को नींद में सुनाई दिया कि एक कदमों की आवाज़ उसकी तरफ बढ़ रही है। उसके पैरों के ऊपर से किसी ने उसकी चद्दर पकड़कर नीचे खींची। कबीर अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन कोई चीज़ उसे आंखें खोलने नहीं दे रही थी। कबीर के कानों में पंखे की तेज आवाज़ उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी छाती पर कोई बैठा है और झुककर उसके कान में एक धीमी आवाज़ में बोल रहा है, कबीर, कबीर। कबीर चिल्लाता हुआ उठा तो वो एक अस्पताल में लेटा था। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे याद आया कि रात को उसके पैरों पर पंखा गिरने से उसके पैरों पर चोट आई है। तभी कबीर की नज़र उसके बगल वाले बेड पर पड़ी, जिस पर एक लड़का बेड से नीचे पैर लटकाए उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देख रहा था। कबीर को उस लड़के को देखकर हैरानी हुई। तभी कबीर की माँ उसके पास आई और आकर कबीर के पास बैठ गई। कबीर ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये लड़का कौन है? कबीर की माँ ने कमरे में हर तरफ नज़र घुमाकर कबीर से कहा, कौन लड़का? तभी कबीर ने अचानक ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। डॉक्टर दौड़कर उसके पास आया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। कबीर के बेहोश होने के बाद डॉक्टर ने कबीर की माँ को बताया कि कबीर को कोई मानसिक बीमारी तो नहीं, लेकिन उसे मानसिक तनाव ज़रूर है। इसे आराम की सख्त ज़रूरत है।
बेहतर यही होगा कि कबीर घरेलू वातावरण में रहे। कबीर की माँ उसे घर ले आई और उसे उसके कमरे में सुला दिया। कबीर की माँ रसोई में अपने काम में व्यस्त हो गई। काम करते करते कबीर की माँ को एक खुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। कबीर की माँ दबे कदमों से रसोई से बाहर निकली। बाहर निकलते ही कबीर को देखकर एक पल के लिए कबीर की माँ चौंक गई। तभी कबीर ने अपने पीछे से चाकू निकाला और जोर से अपनी माँ के पेट में घोंप दिया। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेरी माँ को नहीं मारा। कबीर बाबू, आपने किसको मारा किसको नहीं, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, हम नहीं। कबीर को कुछ पता नहीं था कि वो कब जेल में पहुंचा और कब उसने अपनी माँ को मार दिया। कबीर जेल कोठरी में एक कोने में बैठा सर झुकाए रोए जा रहा था। तभी कबीर को जेल कोठरी के उसके सामने वाले कोने से एक आवाज़ आई। तू भी तड़पेगा जैसे मैं तड़पी थी। तेरी माँ को तो मैंने मार दिया, लेकिन तुझे मैं मारूंगी नहीं, तुझे जिंदगी भर तड़पाऊंगी। इतना सुनते ही कबीर को अपना पूरा अतीत याद आ गया। कबीर खड़ा होकर अपनी कोठरी का दरवाज़ा पीटते पीटते जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर गुस्से से लाल दरोगा उसकी कोठरी में घुसा और कबीर को अंधाधुंध डंडे से पीटने लगा। कबीर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, वो बार बार बोलता रहा, मुझे मत मारो सर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बेरहम दरोगा अपने पूरे दिन की थकान और गुस्सा बस कबीर पर ही निकाले जा रहा था। मार खाते खाते कबीर बेहोश हुआ और दरोगा भी रुका और अपना पसीना पोंछकर मुड़ा ही था कि दरोगा के कानों में एक आवाज़ पड़ी। रुका क्यों? दरोगा ने पीछे मुड़कर देखा तो इतनी मार खाने के बाद भी कबीर मुस्कुराता हुआ दरोगा के सामने खड़ा था। दरोगा फिर से डंडा लेकर कबीर की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी कबीर ने ज़ोर से एक लात दरोगा की छाती पर मारी। दरोगा उड़ता हुआ कोठरी की एक दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। दरोगा ने खुद को संभाला तो कबीर ठीक उसके सामने 2 इंच की दूरी पर खड़ा दरोगा से बोला, क्यों दरोगा, आज पैसे नहीं लेकर एफआईआर लिखने के? मुझे कबीर और इसकी माँ ने दहेज के लिए जिंदा जलाया था, तब तूने मेरे बूढ़े बाप से एफआईआर लिखने के 15,000 मांगे थे ना। मेरा बूढ़ा बाप तेरे ताने के चक्कर काटता काटता मर गया और ये कबीर आज तक जिंदा घूम रहा है। तू मार इसको, तू मार इसको, तू इसको मारेगा ना तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। इतना कहकर कबीर अपना सर दीवार पर जोर जोर से मारने लगा। दरोगा की डर के मारे रूह कांप चुकी थी। तभी 2 हवलदार अंदर आए। उन्होंने कबीर को काबू किया। बाद में कोर्ट ने कबीर को पागल घोषित कर दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मेंटल हॉस्पिटल में कबीर को बेड़ियों से बांध कर रखा जाता है। कुछ पल के लिए उसे खोल भी दिया जाए तो वो खुद को काट कर अपना मांस फाड़ लेता है। कबीर कई बार मरने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कोई है जो उसको तड़पता देखने के लिए जिंदा रखना चाहता है, और वो है कबीर की पत्नी अपूर्वा, जिसे कबीर और उसकी माँ ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया था। अपूर्वा आज भी मेंटल असाइलम में कबीर को तड़पाती है, उसे डराती है, सोने नहीं देती, वो उसे जिंदगी भर तड़पाना चाहती है।